हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज आप पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। टॉपिक क्या है? फ्रॉम जनपथ्स टू एम्पायर। ठीक। अब यहाँ पे इस आपने पिछले चैप्टर में देखा वैदिक कल्चर के बारे में पूरा, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी, पॉलिटी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, है ना। सब चीज़ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अर्ली के बारे में भी, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भी, दोनों के बारे में पढ़ा। यहाँ तक कि रिलीजियस डिफरेंसेस भी हमने दोनों के देखे। ठीक। फिर हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड के लास्ट में एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिए जाने लगी थी, और कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट पैटर्न था अब वो आपका ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, है ना। जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है उस साइड में मूव कर रहा था। और अब धीरे धीरे जो था सोसाइटी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, है ना। अब राजा वगैरह एक सेटल वे में आने लग गए थे, दिखने लग गए थे। राजा होता था, उसकी सेना भी होती थी, है ना। कुछ ऑफिशियल्स भी होते थे। अब कहीं ना कहीं जो मिडेवल एरा में रहता था, अ, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो हायरार्की था वो दिखने लग गई थी हमें, है ना। फिर 6th सेंचुरी BC आते आते हमें दिखते हैं बहुत सारे महाजनपद डेवलप हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया में बाय 6th सेंचुरी BC, 600 BC में, है ना। ये टोटल 16 महाजनपद हैं। ठीक। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है, बाकियों को समझिए वो इनगल्फ कर जाता है, निकल जाता है। और उसका पूरा राज पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे था, सब कॉन्टिनेंट पे था। और वो एक महाजनपद कौन सा था? मगध था, है ना। और मगध एम्पायर भी सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में मगध एम्पायर में हम बहुत सारी इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस देखते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा जो था वो था आपका अशोक था। ठीक है। फिर इसी पीरियड में 600 BC के जो एरा है उसके आसपास में हम दूसरे रिलीजियस सेक्ट्स को भी हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। उनमें से दो मेजर रिलीजन सेक्ट जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो था बुद्धिज्म और जैनिज्म। हम इन दोनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले रिलीजन के बारे में ही देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। ठीक है। अब देखो, जैसा कि डिस्कस किया हमने कि अब ना पहले क्या था, इंडस वैली इंडस वैली के आसपास में लोग रह रहे थे, है ना, हड़प्पन कल्चर के था, हड़प्पन कल्चर में। लेकिन धीरे धीरे अब लोग माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ मूव करने लगे। तो ईस्ट में क्या है आपका यूपी बिहार वगैरह है ना, बंगाल वगैरह। तो ये इस साइड मूव करने लग गए थे अब लोग। ठीक है। तो हमें अब सेटलमेंट्स गंगा प्लेन में दिखाई देता है। ठीक। और खास करके बिहार का जो एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पे आयरन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा था। बिहार और एडजॉइनिंग बिहार अब जो आज का झारखंड है, बिहार और झारखंड, पहले वो एक ही होता था। 2000 से पहले तक तो एक ही थे ना। तो आप बिहार और झारखंड को एक मान के देखो, ठीक है, अलग अलग मत मान के देखो। तो पूरा एरिया मतलब आपको आयरन और काफ़ी अच्छा वहाँ मिलता है। ठीक है। अब आयरन अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आयरन टूल्स भी बहुत सारे उन्होंने बनाए होंगे। जो उनका प्लो शेयर होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो उस एरिया में रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी थिक फॉरेस्ट थे, है ना। तो उसको काटा, उससे लैंड अवेलेबल हो गई, है ना। तो कल्टीवेशन भी अच्छा हुआ इनके। तो एग्रीकल्चर सरप्लस भर भर के था इनके पास। ठीक है। और हमें एक बहुत ही बढ़िया प्लोशेयर मिला है 500 BC के आसपास का, एटा डिस्ट्रिक्ट से, वेस्टर्न यूपी के। ठीक। ऐसे ही इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं आयरन के उस पीरियड के हैं राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली, सोनपुर। ठीक। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, पता चलता है कि जो महाजनपद काल था उसका मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही है। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है। ठीक। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग पैडी की कल्टीवेशन करते थे, शुगर केन, मस्टर्ड की कल्टीवेशन करते थे। ठीक। और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिससे रिजल्ट क्या हुआ, फूड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। जो जब फूड सप्लाई ज़्यादा होने लग गया तो क्राफ्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, ट्रेड का डेवलप होता है, अर्बन सेंटर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। फिर 6th सेंचुरी BC का जो एरा है, 600 BC का जो एरा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट
क्योंकि कहीं न कहीं हड़प्पन टाउन्स के बाद डायरेक्टली जो है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि 600 बीसी के आसपास को हम सेकंड अर्बनाइजेशन का एरा भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पन टाउन्स के डाउनफॉल के बाद कहीं ना कहीं हम सीधा 1000 साल बाद अब दोबारा से टाउन्स और सिटीज़ देखने को मिलती हैं मिडिल गंगा प्लेन में। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बाकी लिटरेरी सोर्सेज से, पता चलता है कि लगभग लगभग 60 टाउन और सिटीज़ उस ज़माने में एग्जिस्ट करती थी। उनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो थी वो है पाटलिपुत्रा, राजगीर, श्रावस्ती, बनारस, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैन। ठीक। ये लगभग 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में ये लोग डेवलप हुई थी। ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या आपको देखने को मिलेगा उस जमाने में? क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड, है ना। अब ये दो अगर चीज़ें हुए तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आर्टिजन्स काफ़ी सारे होंगे, मर्चेंट्स भी काफ़ी सारे होंगे। साथ में मर्चेंट्स जो आर्टिजन्स थे वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करते थे? वो करते थे टेक्सटाइल का, सिल्क का, ज्वेलरी का, पॉटरी का। ठीक। और इन चीज़ों को फिर मर्चेंट्स दूसरी टाउन्स या सिटीज़ में ले जाकर के बेचते थे। ठीक है। इसी ज़माने में बनारस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जो कि कनेक्टेड था श्रावस्ती और कौशाम्बी से भी। ठीक। श्रावस्ती फर्दर कनेक्टेड था वैशाली से थ्रू कपिलवस्तु और कुशीनगर। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक जातक, उसकी स्टोरीज में हमें पता चलता है कि ट्रैवलर्स जो है ट्रैवल करते थे मगध और कौशल से तक्षशिला तक वाया मथुरा। ठीक है। तो मथुरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट था अगर आपको उज्जैन जाना है या फिर गुजरात के कोस्टल एरिया की तरफ जाना था। ठीक। तो मथुरा की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा थी उस जमाने में भी। फिर जब ट्रेड डेवलप हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी का यूज़ होगा, तो हमें उस ज़माने में ना कॉइन्स काफ़ी सारे मिलते हैं। और ये कॉइन्स कैसे थे? पंच मार्क कॉइन्स। इन पे पंच किया हुआ था। क्या पंच किया हुआ था? या तो आधा चांद, है ना, या फिर फिश या ट्री या हिल, ऐसे ही कुछ ना कुछ पंच किया हुआ होता था। ठीक है। अभी तक लगभग लगभग 550 टाइप के कॉइन्स अब मिल चुके हैं हमें उस तरह के। वो या तो सिल्वर के बने हुए या कुछ एक कॉपर के भी मिले हैं हमें। ठीक है। अब देखो, जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, उससे ट्रेड डेवलप हुआ, मनी आया, अर्बनाइजेशन हुआ, तो ये सब का इम्पैक्ट सोसाइटी पर तो होगा ही होगा, है ना। सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई, है ना। पहले कौन कैसे था? सब इक्वल थे। वैदिक सोसाइटी में सब इक्वल थे। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम आ चुका था, है ना। लेकिन अब तो ट्रेड के कारण और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी आ चुकी थी और सोशल कन्फ्लिक्ट भी होने लग गया था। क्योंकि इनइक्वालिटी किस लिए आ रही? क्योंकि पैसा वगैरह के कारण इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक। तो जब सोशल और फिर बाद में इसी के चलते बुराइयां आ जाती हैं समाज में, तो आपको देखने को मिलता है कुछ एक नई सोशल प्रॉब्लम्स जैसे वायलेंस, क्रूएल्टी, थेफ्ट, चोरी होना, हेट्रेड, धोखाधड़ी होना, फॉल्सहुड, है ना। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, साथ में जैनिज्म और बुद्धिज्म भी डेवलप होता है। ठीक। और जैनिज्म बुद्धिज्म में क्या सिखाया गया? पीस के पीस का कंसेप्ट, सोशल इक्वालिटी का कंसेप्ट। ठीक। लोगों को बहुत पसंद आया ये चीज़, लोगों ने उसको वेलकम काफ़ी किया। ठीक है। फिर ये जो रिलीजन थे नए, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये ट्रीच करते थे लोगों को क्या कि आप मेटरल प्रॉस्पेरिटी में अपनी खुशियाँ नहीं देखिए। ठीक है। और ये जो रिचुअल्स वगैरह है ये सब बेकार की चीज़ें हैं। करना है तो चैरिटी करो, नॉन वायलेंस करो, अच्छा सोशल कॉन्टैक्ट कंडक्ट करो। ठीक है। अब जो अब देखो, जो मर्चेंट क्लास था, वैश्य वगैरह जो थे, है ना, अब ये लोग बिजनेस करने लग गए थे तो इनको धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लग गया था, इनके पास पैसा आ गया था। तो अब ये चाहते थे कि जो ब्राह्मण हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें, ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं उनको नीचा ना समझे, उनको रिस्पेक्ट करें। बट ऐसा था नहीं। तो जो वैश्य जाति के लोग थे ज़्यादातर, उन लोगों ने क्या किया, नए जो नॉन वैदिक रिलीजन्स थे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनको खूब सारा डोनेशन देने लग गए, इनको पेट्रोनाइज करने लगे। ठीक है। अब वहाँ इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे वो लोग। अब देखो, बुद्धिस्ट सोर्सेज बताता है कि
उस ज़माने में सिर्फ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ही नए रिलीजन नहीं थे, लगभग 62 न्यू सेक्ट्स ऑफ फिलॉसफीज़ उस ज़माने में सामने देखने को आती है। उन्हीं में से एक सेक्ट का नाम है आजीविका सेक्ट, ठीक है, जिसको फाउंड किया था मखाली घोषाल ने। आजीविका बहुत ही पॉपुलर थे मगध में लगभग 300 बीसी के आसपास, और मॉरियन किंग्स बहुत डोनेशन देते थे उनको, ठीक है, और मॉरियन किंग्स ने तो उनको केव्स भी बना करके दी आजीवक मॉन्क्स को, ठीक। हम्म। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब क्या सिखाया है डॉक्ट्रिन्स का मतलब है क्या क्या इनकी फिलॉसफी थी, जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या क्या सीखने को मिलता है हमें। देखो, जैनिज्म किसने, फाउंडर कौन था, वर्धमान महावीर। वो 599 बीसी में उनका जन्म हुआ था वैशाली में, बिहार में। अब ऐसा माना जाता है कि वो ना 24th तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे। अब माना जाता है, मतलब जैनिज्म में माना जाता है कि वो 24वें गुरु थे उनके, है ना। उससे पहले भी 23 गुरु हो चुके थे, आ चुके थे इस दुनिया में, उनका मानना है, ठीक है। देखो, मैं भी जैनिज्म में उतना नहीं जानता हूँ, तो जितना बुक में लिखा है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। अगर कुछ अलग है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमें हमें भी सीखने को मिलेगा कुछ नया, ठीक। तो जैनिज्म क्या मानता था, जैनिज्म बिलीव करता था मेन गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल और अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो क्या गोल था जैनिज्म का, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल और अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, ठीक है, ये दो गोल हैं बस। अब इसके लिए वो क्या कहते हैं कि तुमको कोई रिचुअल विचुअल और सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत नहीं है, बस तुम दो चीजों को फॉलो करो, त्रिरत्न को और पंच महावर्त को, ठीक। अब त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न मतलब इंग्लिश में थ्री ज्वेल्स हो गया, ये है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है, जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राइट कंडक्ट का मीन्स क्या है, ऑब्जर्वेंट ऑफ, आपको पांच ग्रेट, राइट कंडक्ट का मतलब है आपका कि आपको पांच ग्रेट काम करने पड़ेंगे, वॉज लेने पड़ेगी, कसम करनी पड़ेगी एक तरीके से। क्या कहते हैं वो राइट कंडक्ट, अहिंसा, सत्य वचन, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, असत्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, मतलब आपको ब्रह्मचर्य रहना, शादी वादी नहीं करना है, ठीक है, अपरिग्रह, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, घर वर नहीं बनाना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था हर किसी के लिए फॉलो करना, है ना। तो उन्होंने बोला कि अ, जो हाउस होल्डर्स है ना, आम आदमी जो है, वो एक माइल्डर फॉर्म प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको कहते हैं अनुव्रत, है ना, स्मॉल वाउस। और मॉन्क्स जो हैं वो ये पांचों वाउस को पूरा करेंगे। अब देखो, आपको दिख रहा है ना कि कितना अलग है बिल्कुल ये ब्राह्मणिज्म से। ब्राह्मणिज्म में रिचुअल्स पे फोकस था और यहाँ पे आपके कंडक्ट पे फोकस है, ठीक। इसका मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर माना जाता है कंसेप्ट ऑफ अनेकवाद, ठीक है। ये कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी व्यू जो है, ट्रुथ है या कोई भी बात है, आप उसको कई सारे एंगल से देख सकते हो, अनेक एंगल से देख सकते हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, एम्फेसिस ऑन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेनेंस, ऑस्टेरिटी और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा तपस्या पे, है ना, फोकस करते हैं, और नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस था इनका, और ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अब हर कोई इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता था, है ना। महावीर जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे अपने संदेश को देने के लिए, और आगे चलकर जैनिज्म में भी टूट फूट पड़ जाती है ना। और ये भी दो पार्ट में बट जाता है, दिगंबर्स जो नेकेड रहते हैं और श्वेतांबर्स जो व्हाइट क्लॉथ के क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। तो ये था जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध, है ना। उनका जन्म 566 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के पास है। अब गौतम बुद्ध क्या थे, राजा के बेटे थे, है ना। तो वो काफी सालों तक तो रहते हैं अपने राजमहल में ही, लेकिन एक रात को वो अपना महल छोड़ करके सच की खोज में निकल जाते हैं, और वो आ जाते हैं कहाँ, बोधगया, वहाँ तपस्या करते हैं और उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनका नाम फिर बुद्ध रख दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया,
कहाँ पे? सारनाथ, बनारस में। इस इवेंट को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। फिर उन्होंने संघ की स्टैब्लिशमेंट किया। उनकी डेथ 80 साल में हुई, 486 बीसी में। कहाँ पे? कुशीनगर नियर गोरखपुर। बुद्ध जो थे वो अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि तुम जो है ये जो वर्ल्डली प्लेजर है ना, इसके मोह, ये जो दुनिया का मोह जाल है उसमें ना फंसो, और तुम स्ट्रिक्ट तपस्या करो और चीज़ों से अलगाव करो। ठीक है। उनका मानना था कि मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ सबसे बेस्ट है। ठीक है। बुद्ध की टीचिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई है? 4 नोबल ट्रूथ सिखाया गया और 8 फोल्ड पाथ सिखाया गया। फोर 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं? फर्स्ट नोबल ट्रूथ है कि सफरिंग। ठीक है। सब ये दुनिया में क्या है? दुख बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड नोबल ट्रूथ था दुख समुदाय, कि इस एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज, हर दुख के पीछे एक कारण होता है। ठीक है। थर्ड ट्रूथ क्या था? दुख का निरोध कैसे करें, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। और फोर्थ, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, मतलब देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दुख। ठीक है। तो उनका मानना था कि दुख ही वो कारण है जिसकी वजह से हम निर्वाण नहीं पा पाते हैं। तो आपको दुख से कैसे छुटकारा पाना है, उसका पूरा रास्ता उन्होंने दिखाया हुआ था। 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ क्या है? हाँ। 8 फोल्ड पाथ उनके थे: राइट फेथ, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट थॉट, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। ये दोनों आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। उनका 4 ट्रूथ क्या थे और 8 फोल्ड पाथ क्या था, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। ठीक। बुद्ध क्या करते थे? पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे अपने टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे लोअर वर्ण और वुमेन्स को अलाउड था कि वो संघ को ज्वाइन कर सकें। ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, और उसमें बुद्धिज्म का प्रचार किया गया। जो आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ वाली, वो कनिष्क ने की थी। अब जिसमें बुद्धिज्म 2 पार्ट में बट जाता है, जैसे जैनिज्म बट गया था हीनयान और महायान। महायान ने संस्कृत को अडॉप्ट किया अपनी लैंग्वेज के तौर पे, और बुद्ध को एज अ आइडल पूजा की जाने लग गई, मतलब बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है महायान में। हीनयान में पाली लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है और बुद्ध को सिर्फ एज अ गाइड माना जाता है, उसमें भगवान भगवान नहीं मानते उसको। ठीक है। हीनयान में बुद्धिज्म धीरे धीरे 700 एडी के आसपास में वीक पड़ने लग जाता है। लेकिन बुद्धिज्म का इम्पैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रहा, खासकर इंडियन हिस्ट्री पे, है ना। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे गए, स्कल्पचर्स लिखे गए थे, लिटरेरी टेक्स्ट लिखे गए थे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा। उनमें से इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र। ठीक। फिर बुद्धिज्म ने बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी इंस्क्रिप्शन दिया, प्रेरणा दी आपकी, है ना, इंस्पिरेशन दिया। और आप देखते हो कि बहुत सारे स्तूपास बनाए गए, रॉक कट केव्स बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई। कहाँ? सांची, भरहूत, अमरावती, अजंता वगैरह में आप ये सब देख सकते हो। ठीक है। बुद्धिज्म ने इंस्पायर किया गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी। और अब बुद्धिज्म एक तरीके से सब क्लासेस के लिए ओपन था, कोई भी वहाँ आकर के बुद्धिज्म को अपना सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। और बुद्धिज्म ने कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट के लोगों के थे उनको एक सोशल पोजीशन अच्छी कर दी थी। ठीक है। जो पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन बुद्धिज्म के आने से उनका थोड़ा सा पोजीशन बेटर हो गई थी। ठीक। क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था कहीं ना कहीं। तो ये थे दोनों रिलीजन्स के बारे में, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, इमर्जेंस ऑफ रिलीजन। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, जो हमारा मेन फोकस था इस चैप्टर का। 600 बीसी में हमने देखा कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जब इतना सारा चेंजेस सोसाइटी में होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम भी सेम तो रह नहीं जाएगा, है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि आयरन और वेपन्स डेवलप हुए। जो तो छोटे छोटे देश थे, जो छोटे छोटे एरियाज थे, है ना,
उनके जो राजा वगैरह थे, अब वो क्या करने लगे, धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करने लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, इन्हीं में से कुछ एक बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि उनके पास बेटर आयरन टूल्स और वेपन्स थे, और ये लोग क्या कहलाए बाद में आगे चल के महाजनपद कहलाते हैं। ठीक, ये महाजनपद जो हैं आपको ज़्यादातर विंध्या रेंज के नॉर्थ में ही दिखते हैं, और ईस्ट में बिहार से लेकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक दिखते हैं। इस बीच में कितने हैं टोटल, 16 महाजनपद थे। इनकी पूरी लिस्ट ये रही आपकी: अंग, मगध, काशी, वत्स, कोसल, शौरसेन, पंचाल, कोरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी, मल। ये आपको सारे के सारे याद रखने चाहिए। अस्मक आपका खाली एक कहाँ पे है, डेक्कन में है मेजरली, पैठन एक जगह औरंगाबाद में, वहाँ पे ये अश्मक था, अस्मक एक महाजनपद था। ठीक है, बाकी ज़्यादातर आपके नॉर्थ में ही है। अब देखो, ये ज़्यादातर जितने भी स्टेट थे उनमें क्या था, मोनार्क का सिस्टम था, लेकिन कुछ में क्या था, गनसंग था, ओलिगार्किक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। ओलिगार्किक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था कि मतलब देखो, मोनार्की में तो क्या है, हेरिडेटरी किंग होता था, किंग का बेटा किंग, किंग का बेटा किंग, है ना। और लेकिन ओलिगार्किकल सिस्टम में क्या होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ पे किंग को इलेक्ट करती थी कौन, एक काउंसिल होती थी या असेंबली होती थी। ठीक है, और वो जो काउंसिल के मेंबर्स होते थे वो क्या होते थे, इंपॉर्टेंट क्लैंस, इंपॉर्टेंट फैमिलीज के जो हेड होते थे वो लोग होते थे। ठीक, तो ये कुछ हद तक डेमोक्रेटिक था वे, ओलिगार्किक सिस्टम घनसंघ, लेकिन पूरा डेमोक्रेटिक भी नहीं था, क्योंकि जो कॉमन आदमी था उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें। ठीक है, और आपको ये 16 के 16 महाजनपद के नाम याद होने चाहिए, उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, कौन सा एरिया आज का प्रेजेंट कहलाता था वहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये घनसंघ आपका किस एरिया में, घनसंघ का जो था वो कहाँ आपके चलते थे, घनसंघ वज्जी में। ठीक है, इसकी कैपिटल वैशाली थी, और इसको रूल कौन करते थे, लिच्छवीज। ठीक, ओलिगार्कीज मेनली जो हिमालयस के फुटहिल्स का रीजन है उस साइड में थी। ठीक है, बाद में मगध इनको डिफीट करके कंकर करके अपने में मिला लेता है। राइज ऑफ मगध, मगध का राइज कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज पढ़ते हैं। अब देखो, हर कोई, हर महाजनपद चाहता था कि वो बड़ा बने, है ना, उस एरिया बड़ा से बड़ा कंट्रोल करे, तो उस चक्कर में आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, तो ऐसे ही मगध एरिया में एक किंग आता है सामने, हर डायनेस्टी सामने आती है, हरण्यक डायनेस्टी। ठीक, जिसका पहला किंग कौन था, बिंबिसार था। उसने 52 ईयर्स के लिए रूल किया, 544 बीसी से 492 बीसी तक। ठीक है, और उसने एक्सपेंशन के लिए तीन तरीके की पॉलिसी अपनाई: मैट्रिमोनियल अलायंस, स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ दोस्ती, और जो वीक हो उसको हरा करके उसकी जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लो। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत उसने क्या किया, सबसे पहले कौशल के किंग की जो बहन थी, कौशल का किंग कौन था, प्रसेनजीत, उसकी बहन से शादी की। ठीक है, इस तरीके से उसको काशी की टेरिटरी मिल गई दहेज में। ठीक, काशी से कितना रेवेन्यू जनरेट होता था उस जमाने में, 1 लाख कॉइन्स। ठीक है, मतलब लगभग 1 लाख रुपए समझ लो उस जमाने में। ठीक, अब एक तरफ उसको क्या मिला, काशी भी मिला, दूसरी तरफ प्रसेनजीत के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई। तब उस इस एरिया की तरफ से उसको बेफिक्री हो गई कि हाँ अब ये एक तरीके से कोई खतरा नहीं है इससे, है ना। फिर उसकी दूसरी वाइफ्स जो थी, एक लिच्छवी चीफ की थी और एक पंजाब के मदरा चीफ की थी। ठीक है, उसने अंग को कंकर कर लिया जिसका रूलर था ब्रह्मदत्त। ठीक है, अंग की कैपिटल थी चंपा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे थी, है ना। चंपा आज का भागलपुर है। ठीक है, ये देखो आपका अंग का कैपिटल चंपा, जो मुंगेर और भागलपुर के एरिया की तरफ है। ठीक है, अब ये एरिया ना इस साइड देखिए आप, ये देखो चंपा। अब ये एरिया से आपका क्या था, ट्रेड रूट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो कब्जा हो गया उसका एक तरीके से इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड रूट पे उस एरिया में। अब काशी और अंग का जो उन्होंने जीता, तो ये दोनों एक तरीके से उसका लॉन्च पैड बन गए। क्यों, 1 लाख रुपए हर महीने एक तरीके से काशी से आ रहे थे, ऊपर से इधर में ट्रेड रूट पे उसका कब्जा हो गया, है ना, इनलैंड और मैरीटाइम दोनों पे। तो अब दोनों तरफ से उसको पैसा आने लग गया, है ना।
और बिंबिसार कॉन्टेम्परेरी था बुद्ध और महावीर दोनों के, ठीक है, और वो दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता था। बाद में अजातशत्रु जो उसका बेटा था, उसने शायद उसको मार दिया या फोर्सफुली उसको कमिट करवाया सुसाइड, ठीक है, ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि उसको गद्दी चाहिए थी और इसलिए चलते उसने अपने बाप को ही रास्ते से हटा दिया। फिर बाद में अजातशत्रु सबसे ज़्यादा एग्रेसिव किंग माना जाता है उस जमाने का, और उसका कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। सबसे पहले तो उसका कॉन्फ्लिक्ट प्रसेनजीत के साथ होता है, अपने मामा के साथ, है ना। क्यों? क्योंकि प्रसेनजीत को बहुत गुस्सा था कि उसने जिस तरीके से बिंबिसार के साथ व्यवहार किया था, तो वो चाहता था कि जो काशी की टेरिटरी दी थी उसने उसकी माँ को डॉरी में, वो वापस कर दे, लेकिन अजातशत्रु ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो फिर लड़ाई होती है, अजातशत्रु हार जाता है उसमें, और उसको मजबूरी में देना पड़ता है, मगध को ही काशी रहने देना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही उसकी लड़ाई होती है अपने ग्रैंडफादर चेतक से, नाना के साथ, जो कि लिच्छवी, जो वैशाली के चीफ थे। अब 16 साल तक इनकी लड़ाई चलती रहती है। बाद में थोड़ी लंबी कहानी है, मैं यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ हूँ, उसी तरीके से बता रहा हूँ। 16 साल तक अजातशत्रु की कहीं ना कहीं लड़ाई चलती है, किसके साथ? वैशाली के साथ, लेकिन लास्ट में इनकी जीत होती है, ठीक है। और इस तरीके से इसने काशी को ना तो खोया और साथ में वैशाली को भी मगध में मिला लिया, ठीक। फिर अजातशत्रु के बाद आता है उसका बेटा उदयन। उदयन का मेजर कंट्रीब्यूशन है कि उसने पाटलिपुत्रा में क्या बनाया, एक बहुत ही बड़ा फोर्ट बनाया, और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया, ठीक। और क्योंकि दो दो नदियां हैं यहाँ पे, गंगा और सोन नदी दोनों पटना में मिलती हैं, और इससे क्या हुआ, मर्चेंट्स का मूवमेंट भी इजी हो गया, सोल्जर्स का मूवमेंट भी इजी हो गया। उदयन के बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अवंती को हरा गया और मगध का पार्ट बना लिया। फिर शिशुनाग का सक्सेसर हुआ काला शोक, उसका बेटा। काला शोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रखी जाती है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंद डायनेस्टी। हम मगध के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेजर फोकस हमारा मगध पे ही है, बाकी किसी पे हम महाजनपद में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ मगध पे ही पढ़ते हैं, मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो शिशुनाग के बाद आता है नंद डायनेस्टी। नंद में भी महापद्म नंद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था। अगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को माने तो वो लोअर कास्ट का था, ठीक है, और उसने बहुत बड़ी आर्मी बनाई और कलिंग को ऐड किया अपने अंपायर में। कलिंग जो आज का आपका उड़ीसा है, ठीक है, उसको। लास्ट जो किंग था, नंद किंग, उसका नाम था धनानंद। ये धनानंद बहुत ही ज़्यादा घमंडी था और ऑप्रेसिव रूलर था, है ना। इसने दुनिया भर के टैक्सेस थोपे हुए थे कॉमन मैन पे। लोग बहुत ज़्यादा चिड़े हुए थे इससे, बिल्कुल भी इसको नहीं चाहते थे कि ये राजा रहे, और इसी का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसको तख्ता पलट करके खुद गद्दी पे बैठा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि मगध क्यों डोमिनेट करके कर पाया बाकियों के ऊपर, ठीक है। एक तो कारण यह है कि मगध में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रूलर आए, है ना, ताकतवर रूलर्स आए। साथ में उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी। जो उसकी पहली कैपिटल थी गिरिवज्र या राजगीर, उसके चारों तरफ क्या थे, हिल्स थे, ठीक है, तो वो उसको नेचुरल फोर्ट्स के तरीके से काम करते थे। दूसरा था जो रिवर गंगा नदी एकदम बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन बनाती थी, तो इस वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। सिर्फ गंगा ही नहीं, और भी नदियाँ वहाँ, सोन वगैरह, तो ये सारी की सारी नदियाँ ना बहुत ही फर्टाइल प्लेन बनाती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस होता था, जिससे कि उसको बड़ी से बड़ी आर्मी बनाने में मदद मिली, ठीक है। फिर साउथ में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था, जहाँ से उसको टिम्बर मिल जहाँ से मगध के लोगों को टिम्बर भी मिलता था, एलिफेंट्स भी मिलते थे, ठीक। ऊपर से आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था साउथ बिहार में, आज भी है, ठीक। तो ये भी उसके एक एडेड एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो गया। अब इनके आयरन के जो वेपन्स होते थे वो बहुत ही सुपीरियर होते थे। इनके एग्रीकल्चर टूल्स भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के होते थे, तो प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी बहुत मदद मिलती थी, ठीक है। यही कारण थे जोग्राफिकल और मटेरियल रिसोर्सेज का, जिसके कारण से मगध बाकी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल बन गया, ठीक है। राइज ऑफ द मौर्य एम्पायर। अब मौर्यंस आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य कब्जा कर लेता है गद्दी पे, आपको अभी पढ़ा हमने,
ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है 321 बीसी में, ठीक? और ये कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। बहुत सारे सोर्सेज़ हमें मिलते हैं, खास करके अशोक के जो पिलर वाले सोर्सेज़ हैं, ठीक? बहुत सारे के पिलर्स पे लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शंस, और या फिर रॉक्स पे लिखा हुआ है, ठीक? ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। साथ में हमें पंचमार्क कॉइन्स भी मिल जाते हैं। अशोक का पैलेस भी हमें मिला है, एक पटना के पास जगह है कुम्हारर, वहाँ पे, ठीक? फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बुक्स से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है उस ज़माने के बारे में। जैसे कि अर्थशास्त्र बुक थी, कौटिल्य ने लिखी थी। फिर मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक? अर्थशास्त्र जो बुक है वो कहीं न कहीं स्टेट क्राफ्ट के बारे में है कि किस तरीके से राजा को गवर्न करना चाहिए और किस तरीके से उसको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स के बारे में भी लिखा हुआ है काफ़ी सारा। और दूसरी बुक जो है इंडिका, वो ग्रीक एम्बेसडर मैगास्थनीज ने लिखी थी। और मैगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस, जो कि ग्रीक का राजा था, उसका एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है? फिर हमें सिलोन मतलब श्रीलंका के भी 2 टेक्स्ट मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीपवमसा, महावमसा, ठीक है? एक नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चलता है उस जमाने के सोसाइटी के बारे में इनसे, ठीक? अब मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक? मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका रूल कब से कब तक है? 321 से लेकर 297 बीसी तक, ठीक है? इस इसने नंद को हराया था। तो नंद के पास आप जानते हो बहुत बड़ी आर्मी थी, तो वही इसको भी मिलती है। और इसने उस आर्मी का यूज़ करके बहुत बड़े एरिया पे कब्जा किया, पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, इवन पेनिनसुलर इंडिया में भी नीचे तक गया वो, ठीक है? इंडिया में साउथ इंडिया तक गया, पेनिनसुलर तक। तो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ही वो राजा था जिसने बहुत फैलाया मौर्य डायनेस्टी को, ठीक? उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार बैठता है गद्दी पे 297 से 269 बीसी तक, ठीक? इसने ट्रेड को बहुत प्रमोट किया, कल्चरल इंटरेक्शन ग्रीक्स के साथ बहुत बढ़ाया, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है सोर्सेस से, ठीक? फिर आता है फाइनली अशोक गद्दी पे 269 बीसी में, और 232 बीसी तक वो रहता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसके बारे में बहुत कुछ लिखती है, इवन जैन टेक्स्ट भी लिखती है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी मिलता है, इसके तो रॉक एडिक्ट्स वगैरह भी बहुत मिले हैं हमें, ठीक है ना? तो ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही बताते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा था, उसके बाद फिर ये गद्दी पे बैठा था। फिर अशोक 261 में कलिंग के साथ भयानक लड़ाई लड़ता है, ठीक? वहाँ पे हजारों लोग मारे जाते हैं, और इसका कलिंग पे बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, और उसने कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े छोड़ दिया, और उसने बोला कि अब सिर्फ और सिर्फ वो धर्म को प्रमोट करेगा। धर्म एक तरीके से क्या था कि आप रिलीजन भी नहीं कह सकते हो, वो पॉलिसी ऑफ धर्म फॉलो करने लगे। धर्म जो था वो आपका आ, हर रिलीजन का जो बेस्ट चीज थी वो आप कह सकते हो धर्म था, ठीक है? लेकिन जो अशोक के सक्सेसर थे वो एम्पायर को बचा के नहीं रख पाए, और धीरे धीरे एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया। और मौर्यंस का लास्ट किंग था बृहद्रथ, जिसको उसी के मिलिट्री चीफ पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया था 187 बीसी में, ठीक? अशोक एंड हिज धर्म, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, अशोक एंड हिज धर्म के बारे में। अशोक, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ग्रेट राजा माना जाता है, और उसकी एक पॉलिसी थी जो बहुत ही मानी हुई पॉलिसी, धम्म पॉलिसी मानी जाती है। अशोक को कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो बुद्धिज्म का फॉलोवर था, और उसने धम्म जो प्रोपेगेट किया वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड थे, ठीक है? धम्म कुछ और नहीं था बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट था, आइडियल सोशल बिहेवियर था कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो था, ठीक है? धर्म का जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं उनमें इंक्लूड है दया, दान, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, जेंटलनेस, ठीक है? अब बहुत सारे पिलर एडिक्ट मिले हैं हमें, रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं। अब सबके बारे में तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक के बारे में आप देख लो। जैसे कि रॉक एडिक्ट 1 में बोलता है, लिखवाया हुआ है कि
एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन है, सोशल गैदरिंग पे बैन है, ठीक है। रॉक एडिक्ट 2 में डिक्लेयर किया गया है कि हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, रोड बनाने हैं, सराय बनानी है, कुआं खदवाओ, ऐसे पेड़ लगाओ जिनसे शेड्स मिलती हो, ठीक। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट से पता चलता है हमें कि उसमें लिखा गया है कि आप रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स की, है ना। तो रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स और शमन्स की, मॉन्क्स की भी। इसके लिए उसने धर्म सही से लोग फॉलो करें, उसके लिए उसने क्या किया, नए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिन जो कहलाते थे धम्म महामात्र, ठीक है। फिर ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है, वहां पे मेंशन्ड है कि किंग प्रियदर्शी, बिलीवर्ड ऑफ द गॉड्स, रिस्पेक्ट करते हैं हर सेक्ट्स की, हर हाउस होल्डर की, ठीक है। और वो उनको गिफ्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, और वो हर रिलीजन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अशोक कहीं ना कहीं ना तो धर्म को प्रमोट कर रहा था, ना तो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और ना ही वो कहीं दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट थे, है ना। वो सबको एक ही ऐसे तरीके से देखते थे। अब क्वेश्चन उठता है कि अशोक ने इतना ज्यादा क्यों ध्यान दिया इस पॉलिसी पे, धम्म पॉलिसी को इतना प्रमोट करने के पीछे क्यों पड़ गया था वो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है। अब देखो, अशोक का जो रूल है वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर टाइप के लोग रहते थे, कल्चरली डिफरेंस, सोशली डिफरेंस, रिलीजियसली डिफरेंस, है ना। तो वहाँ हमेशा टेंशन बनी रहती थी कहीं ना कहीं। अब दो तरीके सामने आते हैं उस टेंशन को ओवरकम करने के। एक, तो आप आर्म फोर्सेज अपनी रखो, जो जाकर के अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हो तो उसको दबा दे, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा आप फोर्स रखोगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि उस ज़माने में अशोक उनको कैश पेमेंट करता था। तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों में फिर से लोग और गुस्सा होंगे, तो और ज़्यादा चांसेस होगा रेजिस्टेंस का, है ना। तो दूसरा तरीका क्या था कि सबको समझाया जाए भाई लड़ाई झगड़े मत करो, पीसफुली एग्जिस्ट करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, है ना। तो इसने दूसरा तरीका ही अपनाया कि पूरे किंगडम में पीस और हार्मनी बनी रहे, ठीक। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, क्यों डिक्लाइन हुआ भाई। देखो, डिक्लाइन के पीछे कहीं ना कहीं बोला जाता है कि मौर्यंस ने इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी रखी हुई थी, ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी थी, और इतना बड़े पार्ट पे उनका राज था, कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। देखो, अब क्या हो रहा था, अशोक ने एक पॉलिसी फॉलो कर ली थी, धर्म की पॉलिसी, है ना। तो वो कहीं भी अब नया अटैक नहीं करते थे, कोई किसी को सब्जुगेट करने की कोशिश नहीं करते थे, है ना। और वो सिर्फ सिंपली पीसफुली एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगातार क्या करना था उनको, ये जो है स्टैंडिंग आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, इन सबको पैसा देना पड़ता था, उनको सैलरी देनी पड़ती थी, है ना। और ये जो वास्ट अंपायर था ना, पूरा का पूरा मौर्य अंपायर, इसको दो पार्ट में बांटा हुआ था। एक तो था ईस्टर्न पार्ट, जो एक किंग थे दशरथ, उसके अंडर में था। और जो वेस्टर्न पार्ट था वो दूसरे किंग संप्रीति के अंडर में दिया हुआ था, ठीक है। तो आप देखो, इतनी बड़ी आर्मी को आप रखे वो, धीरे धीरे आपका क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे आपके जो है रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे। जितना ही पैसा आपने जोड़ा है वो कहीं ना कहीं कमी होगा अगर नहीं जुड़ रहा है यहाँ तो, ठीक है। ऊपर से जो धर्म की पॉलिसी थी, इससे कहीं ना कहीं लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे वो खुश नहीं थे। उन एनिमल सेक्रीफाइस पे जो बैन लगा दिया था, और उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम वगैरह उसी से होता था। तो इस चलते कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स उसके अगेंस्ट थे, और आगे चलकर होता भी यही है, पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य किंग की हत्या भी कर दी थी, है ना। लेकिन आप जानते हो कि पुष्यमित्र शुंग, सॉरी, अशोक जो है उसके इंस्क्रिप्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण्स की काफी रिस्पेक्ट करता था, है ना। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरा रीजन माना जाता है कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ मौर्य एम्पायर, वो है आपका कहीं ना कहीं जो सक्सेसिव हुए अशोक के बाद के जो रूलर्स हुए वो वीक थे। अब देखो, इतना वास्ट एम्पायर है, ठीक। वहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे लोकल ऑफिशियल्स होंगे, ठीक। अब वो ऑफिशियल सब बगावत करते थे,
तो ये जो है मिनिस्टर्स जो थे, है ना, जो आपका सेंट्रल अथॉरिटी था, अगर वो वीक रहेंगे रूलर्स, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। और यही आगे चल के कारण बना कहीं ना कहीं, जो लोकल चीफ्स वगैरह थे वो धीरे धीरे अलग होकर तोड़ने लग गए, टूटने लग गए, और जो ये वास्ट अंपायर था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटना चालू हो जाता है। ठीक। इंडिया अंडर द मॉडर्न्स, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लो, कैसे थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। बस दो ही टॉपिक रह गया लास्ट आपका। देखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें, तो सबसे ऊपर होता था किंग। किंग के बहुत सारे रोल होते थे। ठीक है। वो रेवेन्यू को भी डिसाइड करता था, लॉ एंड ऑर्डर भी डिसाइड करता था, कुछ भी रिलेटेड मैटर हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सब राजा ही देखता था। ठीक है। लेकिन वो ऐसा मानते थे कि वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए अपने लोगों के लिए। ठीक है। अशोक ने रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है कि वो कोई भी कॉमन आदमी जब चाहे उससे आकर के मिल सकता था। ठीक है। और किंग जो थे उन्होंने क्या करा करा, उनको वो अपॉइंट करता था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको बोला जाता मंत्री परिषद। वो उनको मदद करते थे उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने में। ये ऑफिशियल्स कहलाते थे अमात्य, महामात्र या अध्यक्ष। ठीक है। अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है 27 अध्यक्षों के नाम। अध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट्स होते थे। ये क्या देखते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते थे, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, वीविंग, ट्रेड वगैरह, अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते थे ये लोग। ठीक है। इन सब के ऊपर, इन सब अध्यक्षों के ऊपर होता था एक सबसे बड़ा ऑफिसर सम्हारता। ठीक है। वही इन पे चेक बना के रखता था। मॉरियंस में बहुत सारे स्पाइस भी रिक्रूट कर रखे थे। इतना वास्ट अंपायर था तो स्पाई रखना तो ऑब्वियस सी बात थी, वरना कौन कहाँ साजिश कर देगा पता ही नहीं चले। ठीक है। फिर मॉरियंस जो थे उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी रखी हुई थी। ग्रीक राइटर जस्टिन बताता है कि चंद्रगुप्त के पास 6,000 इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट और 8,000 चैरियट्स थे। अब ये थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन मॉरियंस के पास थी बहुत बड़ी आर्मी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेगास्थेनस ने लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो अलग अलग आर्मी की ब्रांचेस थे उनकी कमेटी देखती थी, और टोटल 6 कमेटीज थी उनको देखने के लिए, और हर कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे। ठीक। जो फ्रंटियर्स के फोर्ट्स थे उनको कौन, वो किसके अंडर होता, एक ऑफिसर था जिसका नाम था अंतपाल। देखो ये सब ना, जो नाम है ना ऑफिसर्स के, ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर कोई जुडिशियल मैटर वगैरह था तो किंग ही सारा डिसाइड करता था। हालांकि बड़े मैटर्स को, हालांकि जो गांव में दिन रोज का मर्रा का कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो गांव के एल्डर्स ही आपस में उसको समझा लेते थे या खत्म, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे पंचायत के तरीके से, है ना। जो कैपिटल, मगध की कैपिटल जो पाटलिपुत्रा थी, वो अपार्ट फ्रॉम मगध विद इट्स कैपिटल, मगध एम्पायर जो था वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, और हर प्रोविंस की अपनी एक कैपिटल होती थी। जैसे तक्षशिला एक प्रोविंस था, सुवर्णगिरी एक प्रोविंस था, तोशली। ठीक। सुवर्णगिरी साउथ में था, तोशली ईस्ट में था, उज्जैन वेस्ट में था। ठीक है। और ये सब जो प्रोविंसेस थे इनको कौन कंट्रोल करता था, इन सब का हेड होता था रॉयल प्रिंसेस। ठीक है। जिनको बोलते थे कुमार। ठीक है ना। जैसे आज के डेट में गवर्नर होते हैं ना प्रोविंसेस के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, वैसे ही उस जमाने में कुमार रूल करते थे, राजकुमार। ठीक है। फिर मैगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी 6 कमेटियां थी, और हर कमेटी में 5 मेंबर थे। हर कमेटी जो थी अलग सब्जेक्ट को डील करती थी। जैसे कि उस जमाने में जो उसने मेंशन कर रखा है, एक कुछ कमेटी डील करती थी इंडस्ट्री के बारे में, कुछ फॉरनर्स के बारे में, कुछ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ट्रेड के बारे में, कुछ मार्केट रेगुलेशंस के बारे में, कुछ टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटियां थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती थी। ठीक है। अब ये कहना मुश्किल है कि अगर इस तरीके से सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्रा का था पूरा पूरा एम्पायर में इसी तरीके से था क्या, ये कहना मुश्किल है, लेकिन पाटलिपुत्रा के बारे में तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्ट के बारे में देखें,
मुगल काल में क्या थी, सॉरी मुगल कह रहा हूँ, मॉडर्न काल में। तो मॉडर्न्स के पास देखो, आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी थी, ऑफिशियल्स भी बहुत सारे थे। इन सबको जो तनख्वाह मिलती थी वो कैश में दी जाती थी, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा कैश में डील होता था, तो इतना टैक्सेस तो कलेक्ट होता नहीं था। तो स्टेट क्या करता था, स्टेट ने अपने ही कुछ ना कुछ बिजनेसेस चला रखे थे। जैसे गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट भी आज भी चलाती है ना, रेलवे उसके अंडर में है ना, माइनिंग सेक्टर्स उसके अंडर में है, और डिफेंस सेक्टर्स उसके अंडर में है, पेट्रोलियम वगैरह उसके अंडर में, कोयली कोयला वगैरह खदानें उसके अंडर में, पेट्रोल वगैरह के उसके अंडर में है ना। तो इस तरीके से मेजर जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है, ताकि गवर्नमेंट को पैसा रहे, हर चीज़ के लिए टैक्स पे डिपेंडेंट ना रहे। आपसे टैक्स पे डिपेंडेंट रहेगी तो फिर तो टैक्स बढ़ाते रहना पड़ेगा हमेशा, जिसका अपोज करेगी आम जनता, ठीक है। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उस जमाने में भी इसने अपने अंडर रखा हुआ था। अब क्या मेजर था उस जमाने में, एग्रीकल्चर ही मेन था। तो मॉरियंस क्या करते थे, जो न्यू सेटलमेंट्स होती थी है ना, वो क्या करते थे, जंगल कटवाते थे। जंगल कटवाने के बाद जो लैंड आती थी वो डायरेक्टली राजा के अंडर होती थी, ठीक है। उसमें क्या करते थे, जो जिन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई वहाँ से लोगों को लाया जाता था इस नए एरिया में, या फिर प्रिजनर्स ऑफ वार जो होते थे उनको इन न्यू सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था, और उनको कहा जाता था यहाँ काम करो, ठीक है। और इन विलेजेस, ये विलेजेस से जो भी उगता था है ना, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता था या रेवेन्यू जनरेट होता था, वो डायरेक्टली किंग को मिलता था, है ना। और इसको देखने के, देख रेख कंट्रोल करने के लिए कौन था ऑफिशियल, सीता अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स भी थे, है ना, बाकी एरियाज में इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स जो थे वो लोग भी टैक्स पे करते थे, और उनका टैक्स जो था ऑफिशियल्स कलेक्ट करते थे। इरिगेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ था, इरिगेशन के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। एक टैक्स था बाली, बली या लैंड टैक्स, ठीक है, जो कि 1/6 होता था ऑफ द प्रोड्यूस। दूसरे टैक्सेस थे पिंडकारा, हरियाणा, भाग, भोग, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये टैक्सेस क्या है एग्जैक्टली पता नहीं है, इनके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, बस नाम मेंशन है। फिर क्रॉप्स कौन कौन से वो उगाते थे, राइस, बार्ले, मिलेट, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस सारी, पीज, ऑयल सीड्स वगैरह जो आज हम जानते हैं, ठीक है, वो सारे का सारा। ये तो हुआ एग्रीकल्चर की बात। दूसरी तरफ ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही थी पूरा का पूरा मॉडर्न एम्पायर में। तो कुछ एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स थे, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता था इंडिया में, आप जानते हो। तो वो सेंटर्स कहाँ थे, बनारस था, मथुरा था, बंगाल, गंधार, उज्जैन थे। फिर माइनिंग और मेटलर्जी के सेंटर्स थे। माइनिंग मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, है ना। माइनिंग किस चीज़ की होती थी, माइनिंग और मेटलर्जी, कोयला और आपका आयरन प्रोडक्शन ही मेजर था, और साथ में चांदी वांदी भी था। फिर ट्रेड होता था, लैंड, रिवर रूट्स दोनों से। पाटलिपुत्र हार्ड ट्रेड रूट से कनेक्टेड था, है ना। मेन सेंटर नॉर्थ वेस्ट में कौन सा था, तक्षशिला था, और तक्षशिला से फर्दर सेंट्रल एशियन मार्केट में जाया जा सकता था। और इधर बंगाल में ताम्रलिप्ति सी पोर्ट था, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में जाया सकता था, जा सकता था। फिर वेस्ट में सी पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, भरूच, है ना, भरूच से कॉन्टेक्ट था आपका अरेबिया का, मेडिटेरेनियन का, है ना, ग्रीक्स वगैरह के साथ, ठीक है। क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में बात करें तो क्राफ्ट एक्टिविटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का। आर्टिस्ट आर्टिस्ट जो लोग थे वो टैक्स पे करते थे, है ना, या तो कैश पे करते थे, या तो फिर वो फ्री में काम करके किंग को पे करते थे, किंग के लिए कुछ बना के देते थे वो लोग, है ना। तो जितने भी ट्रेडर्स और आर्टिजन लोग थे उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसको बोलते थे श्रेणी, या इंग्लिश में गिल्ड, ठीक। तो अब आप जानते हो आयरन, मॉरियंस जो थे उनके पास आयरन माइंस बहुत सारी थी, है ना। तो वो लार्ज स्केल पे आयरन का प्रोडक्शन करते थे, और वो कहीं ना कहीं आयरन की मोनोपोली उनके हाथ में थी पूरी की पूरी, ठीक है। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत डिमांड थी आयरन की, तो उसको यही सप्लाई करते थे, या तो आर्मी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और ये सब इस ऑफिसर के अंदर रहता था, लौह अध्यक्ष के अंदर, ठीक है। अब देखो सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि चाइनीज बुद्धिज्म ने बहुत सारे
चेंजेस ला दिए थे। वर्ण सिस्टम जो पहले एग्जिस्ट करता था और जहाँ ब्राह्मण्स और क्षत्रियों की बहुत इंपॉर्टेंस थी, अब कहीं ना कहीं वो चैलेंज होने लग गई थी, है ना। क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स इतना ज़्यादा हो रहा था कि वैश्यस बहुत पैसा कमा रहे थे, उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था और वो चाहते थे कि उनको भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिले। तो इस चलते उन्होंने डोनेशन देने लग गए क्या, जैनिज्म और बुद्धिज्म को, हमने पहले ही पढ़ा है ना। और जो छोटी जात के लोग थे, शूद्रास थे, उन लोगों को भी अब काम मिलने लग गया था एग्रीकल्चर में, आर्टिजनल एक्टिविटीज़ में, है ना। लेकिन इसी पीरियड में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनटचेबल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक। फिर मौर्य पीरियड में ही हम देखते हैं बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर्स भी हमारे सामने आते हैं। मेगास्थेनस डिस्क्राइब करता है कि मौर्य पैलेस जो पाटलिपुत्र में था वो गजब का पैलेस था। ठीक। इस पैलेस के कुछ एक रिमेन अब हम मिले मिले हैं पटना के पास, कुमराहर जगह पे। फिर हम अशोक पिलर्स के देखते हैं, कई जगह पे हमें मिले हैं अशोक पिलर्स, जैसे रामपुरवा, लौरैया, नंदनगढ़, सारनाथ। ये सब के सब गजब के पिलर हैं, है ना। स्टोन स्कल्पचर उस जमाने में बहुत ही बेहतरीन था। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ये देखो, ये नेशनल एम्बलम है ना हमारा शेर वाला, ये भी अशोकन पिलर से लिया गया, सारनाथ में, बनारस के पास जो है वहाँ से। ये सारे के सारे पिलर जो होते थे सर्कुलर होते थे और मोनोलिथिक होते थे। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर के बने हुए होते थे, है ना। और ये कौन सा पत्थर होता था, सैंडस्टोन पत्थर होता था, जो कि कहाँ मिलता था, चुनार, मिर्जापुर, यूपी में। ठीक। फिर हमें मिलती हैं केव्स भी मिलती हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है, जैसे कि गया के बराबर हिल्स में लोमसी ऋषि केव। ठीक है, बहुत ही मानी हुई केव है ये। और इसके अलावा हमें बहुत सारे स्टोन और टेराकोटा के स्कल्पचर मिलते हैं, पॉलिश स्टोन स्कल्पचर मिलता है। एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर मिला है जो है आपका दीदारगंज यक्षिनी का स्कल्पचर, ये वाला, है ना। काफ़ी पॉलिश्ड है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिटेल्ड आर्किटेक्चर इसमें है। तो ये दिखाता है कि हाँ, उस जमाने में स्कल्पचर और आर्किटेक्चर कितना डेवलप्ड है। ठीक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। मैंने पूरा कोशिश की कि जल्दी से जल्दी आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल में आपको समझा दिया जाए, है ना, ताकि आपको एक ही बार आप ये वीडियो देखो और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इन केस कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना हमें, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके आंसर्स को देने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।